आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत का इतिहास समझने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर हमें दिल्ली सल्तनत का इतिहास समझाइए। देखिए, वैसे भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए दिल्ली सल्तनत का इतिहास समझना, और इसके अलावा मुग़ल काल के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी 12th क्लास में जो सेकंड बुक है आपका, जिसमें मध्यकाल का भारतीय इतिहास समझाया गया है, अगर उस बुक को आप समझना चाहते हैं तो दिल्ली सल्तनत के जो भी सुल्तान थे, दिल्ली पे शासन करने वाले जो सुल्तान थे, और मुग़ल वंश के जितने भी शासक थे, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप मानो चैप्टर को पढ़ते हैं और चैप्टर को पढ़ते समय बहुत सारे ऐसे राजा या बहुत सारे ऐसे शासक, मध्यकाल के शासक जो इस्लामी शासक थे, उनका नाम आता है और आप लोग समझ नहीं पाते कि भाई वो कौन से वंश के शासक हैं, किस समय काल में उन्होंने शासन किया था। तो ये कुछ आपको पता नहीं होगा ना, तो आप कन्फ्यूज होते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल का इतिहास जरूर समझ लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत का इतिहास समझेंगे। बाकी एक वीडियो मैं बना दूंगा जिसमें आप लोगों को मुग़ल काल का जो इतिहास है, मुग़ल वंश के जो शासक हैं, उनके बारे में भी आपको मैं बता दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना की कहानी क्या है। देखिए, सल्तनत मतलब होता है साम्राज्य, जैसे हम हिंदी भाषा में साम्राज्य बोलते हैं, वैसे इस्लामी शब्द है सल्तनत, जहाँ से कोई शासक या कोई सुल्तान क्या करेगा, शासन करेगा। तो दिल्ली से क्या करते थे, दिल्ली सल्तनत यानी कि दिल्ली से इन्होंने क्या किया था, जितने भी वंश आएंगे, अभी 5 वंश, उन्होंने दिल्ली से शासन चलाना स्टार्ट किया था और इसका नाम दिल्ली सल्तनत रखा गया था। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना का जो मेन श्रेय है वो मोहम्मद गौरी को जाता है ना। मोहम्मद गौरी आया था 1191 में, पहला तराइन का युद्ध हुआ था जिसमें वो हार गया था। किससे? पृथ्वीराज चौहान से हार गया था। लेकिन अगले ही साल दोबारा तराइन का दूसरा युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। अगर आप लोगों ने पृथ्वीराज चौहान मूवी देखी होगी तो उसमें थोड़ी कहानी अलग बता रखी है। हम क्या करते हैं, सीधा बता देते कि भाई तराइन के दूसरे युद्ध में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान की मौत हो गई है ना। उसका जो कहानी है वो खत्म हो गया। ठीक है। तो उसके मरने के बाद ऐसा कहा जाता है कि भारत पे ज़्यादातर मुस्लिम शासकों ने ही क्या किया, शासन किया। वो भारत का अंतिम हिंदू शासक माना जाता है। ठीक है। तो उसके मतलब पृथ्वीराज चौहान के मरने के बाद ही मोहम्मद गौरी भारत में एंटर कर जाता है। लेकिन कुछ समय बाद इसकी भी मृत्यु हो जाती है। लगभग हम बात करिए 1206 की, तो 1206 में जब वो अफगानिस्तान जा रहा होता है तो रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है, मतलब उसकी हत्या कर दी जाती है। किसकी? मोहम्मद गौरी की। ठीक है। मोहम्मद गौरी के मरने के बाद अब कहानी स्टार्ट होगी दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। कि मोहम्मद गौरी के मरने के बाद उसका एक गुलाम होता है जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वफादार गुलाम होता है। तो मोहम्मद गौरी के मरने के बाद उसका जो गुलाम होता है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव डालता है। मतलब दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ठीक है। वैसे कुछ इतिहासकार मोहम्मद गौरी को भी मानते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक हम कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। ठीक है। तो कुल मिला के 5 वंशों ने क्या किया था, दिल्ली सल्तनत में शासन किया था। सबसे पहले हम 5 वंशों का नाम समझ लेते हैं, नाम जान लेते हैं, उसका समय काल क्या है उसको हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला वंश है गुलाम वंश। इसने शासन किया 1206 से लेके 1290 तक। ठीक है। अभी हम गुलाम वंश के जो भी फेमस शासक हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। जितने भी वंश के फेमस शासक रहे हैं उन सभी के बारे में भी हम जानेंगे। पहले हम 5 वंशों की बात कर लेते हैं। दूसरा वंश था खिलजी वंश। ठीक है। खिलजी वंश का समयकाल 1290 से लेके 1320 तक माना जाता है। उसके बाद तुगलक वंश। तुगलक वंश का समयकाल माना जाता है 1320 से लेके 1413। ठीक है। उसके बाद सैयद वंश की बात करते हैं। सैयद वंश 1414 से लेके 1451 तक। और आखिर में हम बात करेंगे लोधी वंश की, जो कि 1451 से लेके 1526 तक शासन किया था, जो कि अंतिम वंश माना जाता है। ठीक है। अब हम सबसे पहले गुलाम वंश की बात कर लेते हैं। देखो, गुलाम वंश नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि यहाँ पे इस वंश के जितने भी शासक थे वो पहले किसी न किसी गुलाम थे। ठीक है। उसके बाद वो शासक बने थे, सुल्तान बने थे। तो गुलाम वंश का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव डाली थी, है ना। इसने कुतुब मीनार का जो निर्माण का कार्य है वो भी शुरू करवाया था। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि कुतुब मीनार का जो नामकरण है वो कहीं ना कहीं इसी के नाम पे रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुतुब मीनार का जो नामकरण है वो शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम का एक सूफी संत थे, उनके मतलब याद में कुतुब मीनार का निर्माण इसने शुरू करवाया था। क्या नाम बोला मैंने? शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है। अब कुतुब मीनार का नाम मतलब जो कार्य जो है वो शुरू तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर रहा था, लेकिन इसको पूरा करवाने का काम इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दूसरा शासक दिल्ली सल्तनत का बनता है, यानी कि गुलाम वंश का दूसरा शासक इल्तुतमिश था। तीसरे शासक की हम बात करें, शासक नहीं बल्कि शासिका बोलेंगे हम, जो कि रजिया सुल्तान थी, है ना। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका मानी जाती है। शासिका या मतलब हम कह सकते हैं रजिया सुल्तान है। ठीक है। इसके अलावा चौथा जो शासक है वो बलबन। क्या नाम बोला? बलबन। ठीक है।
तो ये 4 शासक हो गए गुलाम वंश के, जो कि फेमस है। वैसे और भी शासक है, आप अगर ग्रेजुएशन करेंगे तो वहाँ पे और भी राजाओं के नाम और भी सुल्तानों के नाम जानेंगे। उसके बाद हम खिलजी वंश की बात करते हैं, तो खिलजी वंश में हम 2 शासकों के नाम जान लेते हैं। एक तो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था। और एक बहुत ही फेमस नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जो कि है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को आप लोगों ने पद्मावती जो मूवी आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप लोगों ने जाना होगा, ठीक है। तो ये हो गया खिलजी वंश के बारे में। अब हम तुगलक वंश की बात कर लेते हैं। तो तुगलक वंश में जो पहला शासक है वो गयासुद्दीन तुगलक था, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक है। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बारे में आप 12th क्लास की बुक में सुनेंगे इसका नाम। इसके अलावा तीसरा शासक हम फिरोज शाह तुगलक कह सकते हैं। तो ये 3 शासक आप तुगलक वंश में याद कर ले। चौथा वंश है सैयद वंश। सैयद वंश में हम बता सकते हैं जो सैयद वंश का जो संस्थापक था वो खिर्ज खा, क्या नाम बोला, खिर्ज खा। और इसके अलावा मुबारक शाह का नाम आप याद कर सकते हैं। 2 शासक बहुत है, ठीक है। आखिर में हम इस वंश के दिल्ली सल्तनत के सबसे आखिरी वंश की बात करें तो वो है लोदी वंश। लोदी वंश का जो संस्थापक था वो बहलोल लोदी था, ठीक है, बहलोल लोदी। उसके बाद सिकंदर लोदी और आखिर में इब्राहिम लोदी। तो देखिए इब्राहिम लोदी जो है वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान माना जाता है, क्योंकि अब आएगा बाबर। बाबर क्या करेगा, मुगल वंश की नींव डालेगा, किसको हराकर, इब्राहिम लोदी को। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होगा, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो जाएगी और बाबर क्या करेगा, इसको हरा के मुगल वंश की नींव डाल देगा। और अब दिल्ली सल्तनत के जो खात्मा है वो हो चुका है और मुगल वंश की स्थापना 1526 से हो जाएगी। तो 1526 से मुगल वंश के जितने भी शासकों ने शासन किया उसके बारे में मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा, जो भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा उसमें। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली सल्तनत के जो भी सुल्तान थे उनके बारे में जो ही चीज़ें मैंने आपको बताया है वो समझ में आ गया होगा। बाकी एक बार आप क्या कर सकते हैं, नाम को जानने के लिए, नाम को आप याद करने के लिए वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई समस्या हो तो कमेंट में आप लोग जरूर बता दें। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।